नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में हंगामा चलते हुए पूरा जो मानसून सत्र है वो करीब करीब निकल ही गया। अब एक हफ्ता बचा है। राजनीति गर्मा गर्म हो रही है, बारिश भी खूब हो रही है, लेकिन गर्मी कम हो नहीं रही राजनीति की। राहुल गांधी जी बड़े जोर शोर से अड़े हुए हैं अमित शाह जी को लेकर, अमित शाह जी की बात को लेकर। और सरसंघ चालक ने जिस तरह से जैन जी के साथ संवाद किया, क्या वो भारत सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए मैसेज है, या फिर उनको पैसिफाई करने की एक एक्सरसाइज जैन जी के बच्चों को लेकर? क्या होगा, कैसे राजनीति नई करवट लेगी, नया मोड़ लेगी, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र बड़े भाई सतीश के सिंह साहब के साथ। सतीश के सिंह साहब को आप जानते हैं कि वो देश दुनिया में पत्रकारिता को बहुत बारीकी से समझते हैं, और उनके चैनल के जो बहुत सारे चैनल हैं उनमें उनके चेले चपाटे संपादक हैं। और सतीश जी को हम हमेशा महत्वपूर्ण बातों पर याद करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा चैनल लखपति परिवार बना तो सबसे पहला वीडियो हमने सतीश जी के साथ किया। अब आज देश जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तो फिर सतीश जी को परेशान किया हमने। सर प्रणाम, स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये देश जो है जैन जी के रास्ते पर चलने वाला है क्या? देखिए, इसको तो इस देश को जेन एच के दिशा में मोड़ना था। जनरेशन हिंदू, जनरेशन एच। अब पता नहीं एकाएक कैसे जेन जी के तरफ, जेन जी अब जेड है, पता नहीं कौन है, लेकिन वो बड़ा ही मतलब विस्फोटक हो गया। वो उस रास्ते पे मुड़ गया। यहां तक कि 75-76 साल के अपने भागवत जी भी जैन जी से संवाद करने में जुट गए हैं। ये अलग बात है कि पता नहीं कि सरकार में इतना सन्नाटा क्यों है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी संसद में आ रहे हैं, ना कोई खेद व्यक्त कर रहे हैं, ना कोई मतलब कहने का मतलब यह है कि भागवत जी को मोर्चा लेना पड़ा कि भाई जैन जी से संवाद किया जाए। आपने ठीक कहा, वो मरहम लगाया जाए। लेकिन जो बातें उसमें उन्होंने कह दी, वो मरहम तो जैन जी पे लग सकता है, लेकिन सरकार के घाव को ताजा भी कर सकता है। हाँ, सरकार को कुरेद सकता है। उनसे जब पूछा गया, विजय जी आपने हमसे ज्यादा देखा होगा, कि भाई ये जो पुलिस की बात हुई और पुलिस की जाति वाति की बात हुई, तो बोला कि हमें अभी पूरा तथ्य मालूम नहीं है, लेकिन मेरा अगर भागवत जी का प्रेफरेंस रहेगा तो वो सीधे सीधे आंख मूंद के जैन जी के साथ होंगे। आप ये समझिए कि जैन जी की बातों को ज्यादा अहमियत देंगे, उसको यकीन करेंगे। तो एक बात तो उन्होंने ये बात कह दी। दूसरा, उन्होंने जैन जी आंदोलन का समर्थन कर दिया, एकदम खुल के कर दिया, है कि नहीं? अब बाकी लोग ये बोलते रहे कि उसमें गुंडे आए, उसमें मर्डरर आए, ये भटके हुए लोग हैं, ये बाहर से भेजे गए हैं, ये फंडेड है, जो भी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि जेन एच के महाराजा धीराज, जन एच के में हिंदू, हिंदे, हिंदी क्या बोले, क्या बोलते हैं, हिंदी हिंदू हृदय सम्राट हम हिंदुस्तान। बोले। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसके जो हिंदू हृदय महाराज हैं, सम्राट जो है। हाँ, तो अब वो उसकी भी एक कंपटीशन होगी कि भाई बात तो आरएसएस के ही हाथ में बागडोर रहेगा, वही चलाएगी। तो उनका समर्थन करना जैन जी आंदोलन को, और जैन जी के साथ होना, भले ही वो मरहम लगाने के लिए हो, भले ही ये तरकीब हो कि भाई इनको आगे किया जाए तो एक थोड़ा सा माहौल को ठीक होगा, लेकिन तब जो वो समर्थन ही कर रहे हैं, आंदोलन को ही समर्थन कर रहे हैं, तो ये तो जो बीत गया आंदोलन, इस तो आगे की भी बात हो रही ना, ये आगे वाले आंदोलन का भी समर्थन है आंदोलन एक का। प्रकार से। जी, जी। और बार उसमें वो कह रहे हैं कि इनसे संवाद करना, इनकी बातें सुनना, इनकी बातें सुनना बेहद जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें कह दी है उन्होंने। और खास तौर से जब सरकार की तरफ से तो इंस्टा पर आए प्रधानमंत्री जी, संसद तो आए नहीं है, न राष्ट्र के नाम एक कोई संदेश विस्तृत दिया है। तो यही तो हम उसमें समझना दीदी, चाहते हैं कि जो सरसंघ चालक हैं उन्होंने जैन जी से संवाद किया, तो प्रधानमंत्री जी तो पहले ही जैन जी से संवाद कर चुके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर। तो उसमें क्या प्रधानमंत्री से किसी जेनजी वाले ने सवाल पूछा था क्या?
क्या वो अवतरित होकर कोई मंच पे आए थे क्या, कि फिजिकली आमने सामने सब छोटे बच्चे जेएनजी वाले बैठे हों? हैं, ये तो नहीं हुआ था ना। ऐसे भी प्रधानमंत्री जी सिर्फ संदेश और राष्ट्र के नाम संदेश और भाषण देते हैं। संवाद तो मैंने बहुत कम ही देखा है उनका। तो ये तो संवाद कार्यक्रम में जो आरएसएस की परिपाटी है कि सुनो सबकी, है ना? भले उनके दिमाग में होगा कि भैया ये बड़ा मामला बिगड़ता जा रहा है तो इसको ठंडा किया जाए, लेकिन ये ठंडा करते करते उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं तो बहुत लोग गर्म हो जाते होंगे। ये आपका जो अंदाज है, अरे ठंडा करने से गर्म कैसे होते हैं? ये साइंस मैंने तो नहीं पढ़ी। देखिए, आप गर्म करना चाहे तो उसका उल्टा भी हो सकता है, ठंडा हो जाए। तो ये तो जो क्या मन में उद्देश्य है, क्या आपने सोचा है, क्या आपने माथा के मतलब दिमाग के ड्राइंग बोर्ड पर आपने क्या सजा के ये वाला संवाद किया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, जैसी इच्छा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अमित लिमये साहब जो हैं सह सरकार्यवाह, उन्होंने भी लिमये साहब हैं संघ के सह सरकार्यवाह, उन्होंने भी तो जैन जी को वो कहा, देशद्रोही कहा। तो फिर आप तो इतना कह रहे हैं बस अब सरसंघचालक ने कह दिया तो सब माफ। हो सकता है कि उनको भी सरकार के जैसा बाद में समझ में आया हो कि ये हाथ से निकल रहा है चीजें। ये भी हो सकता है ना, ये हाथ से निकल रही थी चीजें, इतना देर क्यों हुआ इस्तीफा में? अगर नहीं दिलाते, परीक्षा भी ठीक ठाक से हो गई थी दूसरी बार नीट वाली, तो परीक्षा के वो जब हो गई तो प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो सकता था। फिर हुआ कि केस माफ करेंगे, फिर माफी भी दिया, माफी दिया, किसी ने मांगा नहीं था लेकिन दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, है ना? अब उसके बाद देखिए नया कानून बन गया, सब कुछ हो गया फटाफट। तो पहले 1 महीने क्यों नहीं हुआ? तो हो सकता है लिमये साहब ने पहले वो वाली लाइन ली होगी, बाद में सरसंघचालक ने हाँ, मोहन भागवत जी ने सोचा होगा कि ना भाई ये तो बड़ा ज़रूरी है ये करना। ये एक हो सकता है, या फिर आप ये कहें कि संघ में भी छेद लग गया है। संघ में भी इधर-उधर, उधर-उधर हो गए लोग, सबके अलग-अलग मिजाज हो सकते हैं, अलग-अलग बातें हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ विजय जी, मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उनका हमला जो है पहले प्रधान पे था, फिर जब भाषण हुआ तो आरएसएस पर ही मुख्य रूप से हुआ और उसमें अमित शाह जुड़ गए। प्रधानमंत्री पे तो हुआ नहीं। एक ध्यान ध्यान देने लायक बात है। ये ध्यान देने लायक है। पहले तो कई बार इस्तीफा मांग चुके हैं और बहुत डायरेक्ट हमला करते थे प्रधानमंत्री के ऊपर। इस बार मुझे उसमें कमी दिखाई पड़ी। इसमें सबसे ज्यादा तो अमित शाह पे हुआ, सेकंड नंबर पर आरएसएस है ना? प्रधान जी तो मोहरा थे, वो तो एक सिंबल थे, तो गए, उनको जाना पड़ा, बड़ी मजबूरी में जाना पड़ा होगा लेकिन जाना तो पड़ा। और उसके भी अलग उसके मतलब हाँ, उसके भी तरह-तरह के इंटरप्रिटेशन हैं। हो भी सकते हैं, क्योंकि भाई राजनीति में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आधा 90% चीजें तो मालूम नहीं रहती है, बाकी व्याख्या पर है, कयास पर है, आप कहें तो छपास पे है, कहें तो आप अटकलों पे है, जो भी है। लेकिन पिछले कई एक जब से मंदिर में वो डकैती की बात, एक तो डकैती शायद कहनी नहीं चाहिए थी मेरे समझ से, वो भी एक रणनीति के तहत होगा, वो भी ड्राइंग बोर्ड के तहत होगा, है ना? नृपेंद्र मिश्रा जी ने जब से उसको डकैती कहा, तो हम लोग भी यही डकैती बोल रहे हैं। हम लोग पहले कह देते क्या कि डकैती हुआ है। क्या हिम्मत थी हमारी डकैती कहने की? तो नृपेंद्र जी मिश्रा ने हम लोग के मुंह में ठूस दिया ये डकैती शब्द। तो डकैती जब हुई विजय जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ, अपने मेरे दिमाग में आता है, उसमें सबसे ज्यादा बदनाम कौन हुआ? आरएसएस के लोग हुए ना, उसी से जुड़े लोग थे ना वहां फंक्शनरी, आरएसएस हुए। अच्छा, राहुल गांधी ने भी जो आरएसएस पे हमला किया, तो क्या कहा कि भाई पूरा शिक्षा को आरएसएस ने कब्जा कर रखा, उन्हीं के लोग सब जगह बैठे हुए। तो वहां भी बैठे हुए थे, अयोध्या में भी, या बैठे हैं, या शिक्षा में सब जगह बैठे हैं, है ना?
तो और वो ये दो चीजों में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो बदनामी हुई है वो आरएसएस की ही हुई है ना। तो बात ये है कि अब उसके बाद अब जो हो रहा है वो देखिए कि भाई वो जेनजी आंदोलन के समर्थन में है। हम नहीं उम्मीद कर सकते थे कि वो आंदोलन का समर्थन करे। जेनजी का समर्थन करना कोई भी देश में करेगा, लेकिन आंदोलन का समर्थन करना ये मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। तो हो सकता है नजर थोड़ा हटाने के लिए हो, मतलब ध्यान विकेंद्रित करने की बात हो, भटकाने के लिए, भटकाने के लेकिन लिए अलग असर करने। तो हाँ, लेकिन असर तो चौतरफा पड़ता है ना। और अब ड्राइंग बोर्ड में कुछ और हो, है ना, तो ड्राइंग बोर्ड किसने समझा है, क्या समझा है? ड्राइंग बोर्ड जिसका जो दिमाग में ड्राइंग बनाता है वही सबसे ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन उसकी व्याख्याएं कई तरह से होती है। जी। तो ऐसा मैं समझता हूं। जी। लेकिन अब इसका क्या राजनीतिक मायने क्या है? ध्यान भटका कि नहीं भटका, सरसंघचालक ने बोला, और जो सरसंघचालक ने बोला वही बात प्रधानमंत्री जी ने बोली जैन जी से सीधे सीधे। अब आपकी बात ठीक है कि संवाद नहीं किया, लेकिन उन्होंने बात तो वही कही कुल मिलाकर। लेकिन मुझे समझाइए इसका पॉलिटिकल मायने क्या है? और आपने एक बहुत गंभीर बात अलग तरीके से कही कि राहुल जी प्रधानमंत्री पर सीधे हमला नहीं कर रहे, इसका क्या मायने? ये मुझे सच में जो है ये एक ऐसा मुद्दा था, मैं विपक्ष की दृष्टि से बोल रहा हूं। ये भाजपा आज विपक्ष में रहती और थी जब, तो वो सीधे मनमोहन सिंह को अटैक करती थी और उसके बाद वो सोनिया गांधी और बाकियों को लाती थी। क्या बोलते थे, मोहन 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 कह खाता दिया था। वाले प्रधानमंत्री जिसमें छेद है ना, मोहन मौनी मोहन। बाबा, मौनी बाबा। हम्म। इस बार इस प्रकरण में मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अटैक किया। ये तो और बहुत सहूलियत से, जैसे दीपके जी जंतर मंतर पहुंच गए थे, उसी तरह मुझे लगता है कि बड़ी सहूलियत से वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए। आप ये सोचिए इस चीज को। तो मेरे मन में आश्चर्य हुआ, एक ऐसा मुद्दा था, अगर विपक्ष की दृष्टि से सोचे, कांग्रेस की दृष्टि से सोचे, एक मुख्य विपक्षी की दृष्टि से सोचे, तो ये तो नो कॉन्फिडेंस लाने लायक बात थी सरकार के खिलाफ, है कि नहीं? मैं कह नहीं रहा हूं कि वो लाएं, अब क्या लाएंगे, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, है कि नहीं नहीं? तो और इसका सारा का जवाब ही सारा तो हमें ठीक आपसे चाहिए सर। है। इसका क्या? जवाब ही तो हमें आपसे चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसका जवाब तो वो भी फिर ड्राइंग बोर्ड से ही मिलेगा। वो दिमाग में डीएनए में क्या है वो तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं कि भूल गए, या प्रधानमंत्री जी को छोड़ दिया, या उनका निशाना कहीं और है कि नहीं? तो कहा नहीं जा सकता। सरकार की विश्वसनीयता को के जड़ में अगर चोट करना है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार के मुखिया पर सबसे पहले निशाना होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो इसके भी व्याकरण अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब एक तो यहाँ देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, अब भागवत जी ने दर्शन दिया है, तो अब इसका क्या कहा जाए? तो अब हम नहीं कह सकते। दरअसल क्या है कि इस पूरे आंदोलन में एक बात जो निकल के आई है कि ये जो जेनजी है, जेनजी जिसको हम इसको इम्पोर्टेड शब्द मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी जेनजी जेनजी बोल रहे हैं, तो ये आरएसएस इसके लिए जानी नहीं जाती है। उसको तो कोई स्वदेशी शब्द लेना चाहिए। ये तो विदेशी शब्द है ना? तो उनको सबको लगता है, ये पता है कि ये समस्याएं जो हैं, जो जो चुनौतियां हैं और जो वास्तविकताएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है। कारण है कि सवाल आमदनी का है, आमदनी का है, करियर का है। परीक्षा तो एकमात्र पड़ाव है, रोजगार का है, जीवन यापन का है। तो ये जेनजी को संभालना बेहद जरूरी है। शायद इसका भी एहसास है कि यहाँ पर कुछ गलतियां हुई, और वो मैं इसको ऐसा समझता हूं कि आर्थिक नीति में ही थोड़ा गड़बड़ी है और उसका ओवरऑल आवश्यक है। मैं तो बहुत सारे डेटा पढ़ता रहता हूं, बोलता नहीं हूं लेकिन पढ़ता रहता हूं, है जी। ना। अभी आप देखिए ना कि परीक्षा तो मैंने कहा कि एक मात्र पड़ाव था, वो एक माध्यम था, वो एक सीढ़ियां चढ़ने का। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार्टअप ही शिक्षा है। अगर उसमें मतलब सवाल खड़े हो जाए, इतना महंगा हो जाए शिक्षा,
और शिक्षा पढ़ते लोग क्यों हैं? भाई आमदनी के लिए पढ़ते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत कम ही लोग हैं जो ज्यादा रिसर्च के लिए पढ़ते हैं, या जो भी पढ़ते हैं उसमें आमदनी एक मेन मेन कारण। टारगेट रहता है। तो बात ये, उस पर अगर क्वेश्चन मार्क हो जाए, भविष्य धुंधला दिखने लगे, रोज के रोज परीक्षा लीक हो जाए और नौकरियों के भी लीक हो जाए, देखिए झारखंड में क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसा फिर वर्ग है जिसमें भारत का भविष्य, परिवार का भविष्य दोनों एक साथ निर्भर, तो उसको संभालना और कोर्स करेक्शन करना, या फिर इस चीज को एडमिट करना कि हाँ गड़बड़ियां हैं। जैसे कि भागवत जी ने कल कहा भी कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई, मेरे ख्याल से हम जैसा पढ़े थे जी उसमें जी उन्होंने जी। कहा है। तो महंगी हो गई है तो क्या कह रहे हैं कि महंगी रहेगी, या फिर मैसेज ये भी दे रहे हैं कि इसको ठीक ठाक कम करो। कीजिए, ठीक करिए। हाँ, है ना, चाहे वो परीक्षा का शुल्क हो, चाहे क्या एडमिशन, कहते हैं एडमिशन का शुल्क हो, एडमिशन की फीस हो। चाहे कोचिंग शुल्क हो, चाहे स्कूल विश्वविद्यालय की शिक्षा का शुल्क हो, इसको कम करिए, ये शायद एक मैसेज होगा, है ना। इस मैसेज तो एक लाइन में बोली जाती है, उसके मैसेज के मीनिंग होते हैं बहुत बड़े। तो ये हम समझते हैं कि जेन जी के साथ अभी वो वाली बात है। और इसमें जेन जी क्या होता है? जेन जी एक कोई एक शब्द मेरे ख्याल से नहीं है, ये उदारवादी वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी नहीं है हमारा, है लेकिन उसकी संख्या सीमित है ना। और अगर है भी तो हमारा मिक्स एंड मैच है कि नहीं? ठीक है। तो कहने का मतलब जो जेनजी जिसको कहते हैं, मैं इसको युवा वर्ग कहता हूँ, हाँ, जिसमें युवा वर्ग कह लें, वो जैन जी तो हाँ एक 16 ब्रैकेट है, बाकी युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए बात है। युवाओं के, जो 16 से मेरे ख्याल से 28-30 साल तक का है। 28 थी, 29 तक। वो किसी, वो जेनजी अपने आप में कुछ नहीं होता, वो परिवार का हिस्सा है भाई, परिवार का चिराग है। और जब चिराग बुझने का डर आने लगे और खुद उसके मन में ये सवाल खड़े होने लगे, तो क्या लगता है कि आपको खाली उसी के मन में सवाल है कि पूरे परिवार के मन में पूरे सवाल? परिवार के मन में सवाल। अब ठीक है। मैं विजय जी उस राज्य से आता हूं जहां पर आ, वहां पर क्रिमिनल भी अपना बच्चे को पढ़ाता है। क्रिमिनल हो सकता है दफा, सॉरी, 302 जो अब नया बीएनएस में पता नहीं क्या कौन सा है, उसका वो अपराधी मतलब अपराधी हो। घोषित हो, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे इज्जत भी मिलती है, कमाई भी मिलती है, स्थान भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ का तो यही इंडस्ट्री है, शिक्षा, है ना। तो अब तो ये वाला जब सवाल हो जाए, और हमारा राज्य के बारे में आप जानते हैं कि पलायन जी इतना है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, युवा भी सबसे ज्यादा है, और कमाई क्या है सो सबको मालूम है, जी 10,000 रुपया में चुनाव पलट जाता है। तो आप जी। समझिए, तो अब मुझे ये एक बात वाली, समझाइए। जी, एक बात समझाइए। जैन जी की बात हो गई, आरएसएस की बात हो गई, प्रधानमंत्री जी हुए। अब इसको, जो अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी एक मजबूत नेता के तौर पर निकल कर आए हैं, और जो अपोजिशन बहुत सारा टूट गया अभी इस दौरान अलग अलग तरीके से, उसको चाहे डीएमके को भी हम शामिल कर लें उसमें, और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसमें अखिलेश जी को, क्या पहला तो ये सवाल कि अपोजिशन टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, अकेले लड़ाई लड़ने वाले राहुल रह गए, और दूसरा सवाल जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको लग रहा है कि अखिलेश जी और राहुल जी साथ ही चलेंगे? देखिए ये दो हिस्सों में जवाब है। पहला तो अपोजिशन का है कि वो टूट गया। हम्म। तो अपोजिशन एक कब था? मैं तो नहीं समझता हूं कि 2024 में भी एक था पूरी तरह से, है कि नहीं। और आप एक तरह का कंपटीशन देख रहे हो, ये जेनजी के मामले में ही कंपटीशन है विपक्षी खेमे में, है कि नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी के निवास पे राहुल गांधी गए, लाव लश्कर लेके एकाएक गुरिल्ला पद्धति से पहुंच गए, है ना। अब एक मार्च तो अरविंद केजरीवाल ने भी कर दिया, लेकिन एथेनॉल के मुद्दे पर। तो एक कंपटीशन वहां है विपक्षी खेमे में। और विपक्षी खेमे में अब तो आपको सीजेपी को भी तो जोड़ना पड़ेगा, उनका भी सुना है कि अ, कोई कोई पब्लिक नाम से कोई हो रहा है अभियान पूरे देश में। पब्लिक पब्लिक प्रेशर बनाने के लिए पब्लिक ग्रुप के तौर पर हाँ, वो कुछ काम कर तो रहे वो अगर वो भी ऑपोजिशन में है, भले ही उसकी उत्पत्ति, उसका मतलब उद्भाव, उसका प्रचार, उसका प्रसार
अभी वो संदेह के घेरे में है, जैसा मैं समझता हूँ। उसको भी आपको अपोजिशन में जोड़ना पड़ेगा। तो अभी जब 9 तारीख को इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्रों की गूंज राहुल गांधी लेके जाने वाले हैं, वो शायद इजाजत है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो वो पहले देहरादून और उससे पहले कोटा भी गए थे। अब वो एक टेस्ट है और कोई अभी इसमें पीछे नहीं हटना चाह रहा है। मजे की बात ये है। तो मैं ऑपोजिशन की यूनिटी पर कोई ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। अभी एक यूनिटी नहीं, उसको कहें कमजोर जिस तरह से हुआ है, जैसे ममता बनर्जी को तो खत्म ही कर दिया आपने पूरी तरह से, और डीएमके एक तरह से अभी दिखाई दे रहा है कि सरकार के साथ खड़ी हुई है। तो दो बड़ी पार्टियां यदि उस अपोजिशन ब्लॉक से अलग दिख रही हो, उसको कमजोर कह लीजिए आप, टूटने की बात छोड़ दीजिए, या आम आदमी पार्टी के सांसद आ गए बीजेपी में, तो कमजोर तो हुआ। देखिए, अभी जो लड़ाई संख्यात्मक वाली में तो भारतीय जनता पार्टी 100 के मुकाबले 0 से जीती हुई, 0 के मुकाबले 100 से जीती हुई, और चाहेगी तो 100 को और मिला लेगी। वो सब छोड़ दीजिए। लड़ाई जो है, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि जो वोटों में और एमएलए एमपी की संख्या में तो भाजपा लगातार जीतती जा रही, लेकिन ये जो जंतर मंतर पे हुआ, ये तो सड़क पर भी जनता ने वोट दिया है। तो ये वोट की आगे की भी लड़ाई है, इसको खाली नंबर गेम से नहीं देखना चाहिए। उस मामले में नंबर गेम में तो ऑपोजिशन में के 100 लोग, अभी भी मेरा मानना है कि बीजेपी अगर दल बल लेके संसाधन लेके कूद जाए तो मिला देगी, वो तो मिला देगी। लेकिन सवाल यहाँ पर जो मेरे ख्याल से है कि ऑपोजिशन में स्पर्धा, मैंने कहा, कमजोर भी है ऑपोजिशन उस ख्याल से। लड़ाई आगे के वोट के लिए और विश्वसनीयता की हो रही है, और ऐसा मैं मानता हूं कि एक पूरा अभियान कम से कम राहुल गांधी की तो यही है कि सरकार की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी के जड़ पे प्रहार किया जाए। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा संवाद जैन जी से किया या राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, बोलते हैं, उसी प्रकार से एक पूरी प्रतिस्पर्धा है कि लोगों को कौन जीते, कैसे जीते, आगे की जो लड़ाई है वो इस प्रकार से ले जाने का प्रयास हो रहा है। और आप तो जानते ही हैं, हम लोग कई बार बाद में बात भी करते रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक शब्द निकाला, रेसिस्टेंस। अब वो रेसिस्टेंस शब्द को, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अभी भी फिलहाल मैं बहुत नहीं समझ पाया, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है आप उससे समझ सकते हैं कि ऑपोजिशन जितना भी कमजोर हो, हम मजबूत रहें और हम रेसिस्टेंस की राजनीति करें और हम लोगों से जुड़े या हमको लोग अपनाएं। और आपने ये देखा, एक चीज देखा कि 0 नंबर की पार्टी पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के गर्भगृह में परास्त हो गई 0 नंबर की पार्टी से। वो कैसे हुआ? वो प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट नहीं था, मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, वो भाजपा के खिलाफ वोट था। तो वो लड़ाई उस ओर जा रही है। अब जो जनता के मुद्दों से मैसेज के तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल मैसेज है, इसको आगे मैसेज के तौर पे बता रहे हैं, बिल्कुल मैसेज के तौर पे है। आप पटना में जहां से भारतीय जनता पार्टी का, आप कह सकते हैं कि बिहार का जन्मस्थली है, वो गर्भगृह है, वो इलाका है बांकीपुर मेरा शहरी घर का, निवास का कंस्टिट्यूएंसी है। वो पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था, है ना? तो मैं तो उसका जर्रा जर्रा जानता हूं। तो वहां अगर भाजपा हार जा रही है और 20,000 की हार 34% के वोट में बड़ी हार हो, तो ये क्या हो गया? क्या प्रशांत किशोर बहुत बड़ी मजबूत हो गए क्या? बड़ी मजबूत हो सकता है कि उनके ऊपर कई तरह की बातें चलती हैं, कोई इसके आदमी है, उसके आदमी हो, कुछों के आदमी हो, लेकिन जो आदमी वोट देने गया, वो आदमी जो वोट देने के गया, वो उसने तो खिलाफ में वोट दे ही दिया बीजेपी के। वहां सत्ताधारी है, मुख्यमंत्री के निवास से 1.5-2 किलोमीटर पर, 2-3 किलोमीटर पर जो है वो कंस्टिट्यूएंसी,
आप इस चीज को समझें। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पटना से, और वो दतिया वाला वही मैसेज। अंदरूनी देखिए, लड़ाई सब कुछ होता है ना, सब कुछ रहता है, सारी पार्टियों में होता है। उम्मीदवार बदलने पड़े, दतिया में जो कुछ हुआ हमने सबने देखा। तो लेकिन जो जनता का आक्रोश तो निश्चित रूप से था। मुझे बांकीपुर के बारे में पता किया विजय जी कि क्या क्या मुद्दे थे, क्या हुआ, तो हमें सब पता चला कि क्या था। एक एनकाउंटर का था, वो एनकाउंटर का मुद्दा उठाते थे प्रशांत किशोर, उसका फोटो लगाते थे जो व्यक्ति मृत हो गया था है पीछे। और इसमें क्या हुआ कि जो पूरा अगड़ा वर्ग है, जो उनका श्वास नली है बीजेपी का अभी भी, वो सबके सब उलट के वोट दे ये। और ऊपर से उसी दौरान गजब की बात है, AK-47 दिख गया सीमान। तो बात यह है कि बिहार वाले जो है ना, वो देखिए बड़ा ही वो परमानेंट आक्रोश में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, काम है नहीं। तो काम मतलब उसको दूसरे ढंग से ना बोले, तो मैंने कहने का मतलब कि गेनफुली फ्रूटफुली एम्प्लॉयड नहीं है बहुत। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, उनको तो बस एक मुद्दा चाहिए जिसपे चल देना है ना। वही इलाका तो है बांकीपुर, जहां से छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी का चालू हुआ ये था। वही इलाका तो है, वही इलाका है, उसी में तो उनका घर है, उसी में पटना यूनिवर्सिटी है। उधर उधर होगा, लेकिन तो अब ये लेकिन बताइए सब मुझे वही। आप जी, दूसरा जो सवाल हमारा था कि क्या उत्तर प्रदेश में राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी जमेगी, चलेगी, आगे जाएगी? देखिए इसके दो पक्ष हैं, ये मैं कह नहीं सकता। अगर जिस प्रकार से बंगाल में है और बिहार में कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टियों का जो रंग रूप रवैया दिखा, अगर वैसा दिखा जिसमें ज्यादा अपना इंटरेस्ट सर्वोपरि हो जाए, तो वहां गठबंधन जो है वो तो था ही नहीं। हमको तो नहीं लगता है, बिहार में एक दूसरे को निपटाने के लिए लगे हुए थे, हमको लगता है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। वो मुझे पता नहीं, अभी तक लग रहा है कि इनकी बात बन जाएगी। और एक मेजर 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 चैलेंज होगा योगी सरकार के लिए। वैसे में भी जो दूसरा पक्ष है, क्या योगी जी को अपने ही परिवार में संपूर्ण समर्थन सॉलिड प्राप्त है या नहीं, ये दो उसके पक्ष हैं। थोड़ा हम इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस वाले तो बहुत जल्दी उत्साहित भी तो हो जाते हैं। अब उस उत्साह में वो अखिलेश के सामने अखिलेश से कितना सीट मांगते हैं, क्या कहते हैं, ये थोड़ा देखने लायक चीज होगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा विजय जी कि जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर में चढ़ावा चोरी से पहले और नीट की परीक्षा से पहले और हाल के दिनों में जितना वो मजबूत दिखती थी, वो है नहीं। वहां भी युवा है, वहां भी बेरोजगारी है, वहां भी पलायन है। तो खाली हिंदुत्व के छाते से ये लोग निकल जाएंगे, इसमें मुझे अब शक हो गया है कि सामने एक पीडीए भी है ना। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस के लोग उत्साहित हो जाते हैं, हम भी तो नहीं उत्साहित हो जाते कि 2 बाई इलेक्शन की सीट पर बीजेपी हार गई, तब हम सोच रहे हैं कि देश की राजनीति बदल जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, मैंने इसी के लिए इफ एंड बट लगा दिया। लेकिन जनता में अगर 2 बाई इलेक्शन मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के होते हुए आप हार जाएं, तो ये तो घटना बड़ी है। कौन कितना उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी हारती, एक बात। दूसरी बात, जो एक मनोबल होता है, मनोबल जो होता है, आपके गोल के डी के पास ही रहते हैं, इधर से एक गोल उधर से एक गोल, है ना। तो वो वाला उत्साह, संवाद, वो प्रोपेगेंडा प्रचार हमें दिख नहीं रहा है। तीसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का आपसी हिसाब किताब है, या फिर जो भी बीजेपी में हिसाब किताब है, अभी है कुछ कुछ तो हम लोग को भी मालूम रहता है ना।
अब वो कितना दुरुस्त है, कौन किसको चाह रहा है, कौन किसको नहीं चाह रहा है कि नहीं? मैं तो ये आपके शो पे पहले भी कहा था कि अगर सब कुछ दुरुस्त रहता तो इतनी चीजें इन्होंने निपटा दी, इतनी चीजें मैनेज कर ली। राम मंदिर में, फिर बोल रहा हूं राम मंदिर में, वहां पर चवन्नी भी चोरी हो जाए तो भी एक बहुत बड़ा न्यूज है बड़ा उनके लिए। और उससे भी बड़ी बात है कि वो इतना फैल जाए रायता उसका, उसमें चोरी डकैती में बदल जाए। तो ये कैसे क्यों नहीं मैनेज हो पाया, इसमें मुझे 1 लाख सवाल मेरे दिमाग में आते। क्यों ऐसा हुआ कि ये खबर फैलती ही चली गई, फैलती ही चली गई? ये तो नीट ने बचा दिया, नीट के परीक्षा लीक ने उसको ढक दिया, मैं तो ये कहूंगा। तो अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट पे पहुंचा हुआ है। लेकिन मैं इन सब से छोड़िए, ये सब पॉलिटिक्स, ये तो अब पेशेवर चीजें हो चुकी हैं। देश की स्थिति के बारे में, नीतियों के बारे में, आर्थिक सामाजिक स्थितियों के बारे में जो चुनौतियां हैं, उसको सरकार को और राजनीतिक दलों को बहुत अच्छे से उसकी विवेचना करके उसका रिस्पांस सिस्टम बनाना चाहिए। ये हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं, है कि नहीं? बात। हाँ, अरे आप खरीद लोगे, जीत जाओगे, पैसा लगा दोगे, ये जीत जाएगा, वो हार जाएगा, वो हो गया। लेकिन उससे स्थिति बहुत सुधरती है क्या? आप स्थिति सुधारने का जो भी भरोसा देगा, जो भी जमीन पे काम करेगा, भविष्य उसका होगा। ये नहीं, अब तो इतना इम्पेशेंट जनरेशन है। देखिए, एक बात कहता हूं, तंज में मेरे दिमाग में आया तो मैं आज ही आप ही के यहां बोल देता हूं। एक आईटी सेल होता था बीजेपी में, आईटी, है ना? उसको आईजी इंस्टा जनरेशन ने मट्टी में मिला दिया और इनको पता ही नहीं चला कि जो है कि आईटी जो है वो आउटडेटेड हो रहा है, उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है। एआई ने, तो एआई और आईजी दोनों मिल गए, तो आप देखिए क्या हुआ। बात यह है कि बहुत इम्पेशेंट लोग हो रहे हैं, ये बात तो सच है। हम भी नहीं चाहते। देखिए, मैं आपसे, हमसे ऑनेस्टली पूछिएगा तो मैं अन्ना आंदोलन का भी विरोधी था, लेकिन जो कुछ संस्थागत होती है उस चीज छोड़ दीजिए उसको, लेकिन मैं विरोधी था। मैं इस ढंग से किसी भी आंदोलन का, जिस तरह की चीजें होती है, मैं उसको आमतौर पे पक्ष में नहीं रहता। आपको सच्ची बताऊं, विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी मांगे रखना, उसकी अच्छी सुनवाई हो, उसका रिस्पांस सिस्टम हो, वो तो मुझे समझ में आता है, वो होना भी चाहिए, वहीं से डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन ढक्कन जितना जोर से बंद करेंगे उतना जोर से खुलेगा भी ना। तो आप ढक्कन को थोड़ा खोल के रखिए ना। हमें तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि बार बार चुनाव होने चाहिए। मैं तो कह रहा है ढक्कन खोलने का एक रास्ता है बार बार चुनाव होना। आप इसको आप बहुत पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बहुत नेगेटिव भी ले सकते हैं कि भैया कुछ नहीं दे सकते तो ढक्कन तो खोल दीजिए, निकल जाएगा थोड़ा हवा। लेकिन आपको ढक्कन के पेंदे पर काम करना पड़ेगा। वो जो बोतल है उसके ढक्कन पे से लेके ढक्कन तक, वो उसके तलहटी से लेके ढक्कन तक काम करना पड़ेगा। ये सबके लिए मैसेज है। चलिए ठीक है, बड़ा गंभीर मैसेज आपने दिया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और देश को समझना चाहिए कि सतीश जी जो बात करते हैं वो गंभीर बात होती है, और वो लेयर्स में भी बात होती है, उसको सीधे समझने की बात नहीं है, लेयर्स में समझना चाहिए। जब लेयर्स को खोलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।